3 दिसंबर को महाफैसला। उसके पहले अटकलों का लंबा दौर। दावों की लंबी लाइन। अब एग्जिट पोल का रायता। जादुई आंकड़े के इर्द गिर्द दोनों पार्टी। जनादेश की गुत्थी अब भी उलझी। अनुमान लगाना और भी जोखिम भरा। सत्ता फिर संभालेगी कांग्रेस या बीजेपी का होगा आगमन, या थर्ड पार्टी बनेगी किंग मेकर। पोल्स के अंकगणित देख राजनीतिक पंडित भी हुए चित्त। देखिए पोल ऑफ पोल्स। सात एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है। तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। उत्तर पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। तो कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। कम से कम ये संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। 10 सीट तो संभव नहीं है। 4 तो 100% कांग्रेस जीत रही थी, और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी। 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है, और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है, और जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, और स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल कितने एग्जिट हैं। ऐसे में एग्जिट पोल आने के बाद दावों का एक दौर सा चल निकला है। कांग्रेस हालांकि खुश नहीं है, लेकिन इस बात का उसे संतोष है कि उसकी सरकार ज्यादातर एग्जिट पोल बना रहे हैं। बीजेपी इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है कि उनके आंकड़े कम दिखाए गए हैं। हालांकि अभी परिणाम 3 तारीख को स्पष्ट हो पाएंगे और उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल में जो स्थितियां बनी हैं उसे किसकी ओर जाते हुए हम देख रहे हैं, उससे कितना आकलन हम आगे के परिणाम को लेकर कर सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। और आपको एग्जिट पोल की बारीकियों के बारे में भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल कितना अब तक कारगर रहा है।
तो 10 बड़ी बातें एग्जिट पोल से जुड़ी हुई आपको बताते हुए इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ज्यादातर एग्जिट पोल में अभी जो स्थिति है उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है ऐसा नजर आया है। पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। तो पोल ऑफ पोल में जो एक औसत आया है उसमें 50 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2018 के मुकाबले बीजेपी को बढ़त भी मिल रही है। तो बीजेपी के लिए संतोषजनक बात यह है कि उसकी बढ़त है 15 सीट से बढ़कर वो करीब 40 सीट के आसपास पहुंच सकते हैं। 35 से अधिक सीट मिल रहे हैं। 77% ग्रामीण तो 23% शहरी इलाके के लोगों को इन एग्जिट पोलों में शामिल किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये वो पोल है जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ परिलक्षित होता है। एग्जिट पोल के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, अब इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि एग्जिट पोल में क्या क्या दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ को कौन कितने आंकड़े दे रहा है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। चलिए मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ होंगे। हमारी कोशिश यह है कि विश्लेषकों के विश्लेषण से हम आपको समझाएं कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट हैं, कितने सही हैं, कितने वास्तविक धरातल में उतर सकते हैं। तो हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ सुधीर पांडे जी अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं, नवभारत के ब्यूरो चीफ हैं, सरगुजा संभाग से वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और इसके जैसे कि मैंने चर्चा के शुरुआत में बताया कि एग्जिट पोल की अलग अलग एजेंसियां अपना काम कर चुकी हैं, अब उसके विश्लेषण का दौर जारी है। तो एक बड़ा विश्लेषण इसी बात से किया जाता है कि सारे एग्जिट पोल का औसत निकाल लिया जाए और उस औसत में भी कांग्रेस भारी पड़ रही है बीजेपी पे। ऐसे में सरकार बनती दिख रही है कांग्रेस की, लेकिन वो 75 वाली बात इस बार सरकार में नहीं रहेगी, ये बात तो साफ दिख रही है। तो क्या हो सकता है, एक एक करके टिप्पणी लेने का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुधीर जी से ही समझ लेते हैं। सुधीर जी, आपके पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, समझ रहे हैं, सब सार्वजनिक हो चुकी है चीजें। आपका क्या आकलन है, इन एग्जिट पोलों को कितना हम करीब माने नतीजों के? तीसरी ताकतें बहुत कमजोर हुई हैं और अभी तक के चुनाव में तीसरी ताकतें ही कांग्रेस और भाजपा का फैसला करते आई हैं। अगर हम पिछले 3 चुनाव को अगर हम देखें, 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव को, तो तीसरी ताकतें बहुत ज्यादा प्रभावी रही। ये पहला चुनाव है जिसमें एग्जिट पोल में भी ये माना जा रहा है कि 1 से 4 तक की सीटें, और ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि 2 सीटों पर ही शायद इनका तीसरी ताकत आ सकती है, जबकि पिछले बार ये 9-10 सीटों तक का था 2018 की लहर में। दूसरी चीज है, इस चुनाव में महिला मतदाताओं पे दोनों पार्टियों की और एग्जैक्ट पोल के जितने भी सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं उनकी नजर जो रही है वो महिला वोटरों पर रही, खास करके ग्रामीण महिला वोटरों पर, जिनका महतारी बंधन योजना और कांग्रेस की लाडली योजना को लेकर के अभी तक ये खुल नहीं पाए हैं कि ये महिला वोटर किधर गई हैं। जो भी एग्जैक्ट पोल हुए हैं उसमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये महिला वोटर आखिर गई तो गई किधर है। अगर हम लोग अभी तक का अगर ट्रेंड देखें छत्तीसगढ़ में, तो जो माहौल बस्तर में रहता है वही सरगुजा में, मतलब उत्तर क्षेत्र में रहता है। जो माहौल दक्षिण क्षेत्र में रहता है वैसा ही वेब लगभग उत्तर सरगुजा में हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव उससे कुछ अलग होने जा रहा है। तो अभी तक पहले शहरी मतदाताओं के आधार पे या कुछ प्रमुख मुद्दों पे तय हो जाता था कि मतदाताओं का रुझान कहाँ है। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की घोषणाएं बहुत लोक लुभावन थी और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में दोनों दल के प्रत्याशियों ने सभी प्रकार के संसाधन लगाए। इसका वजह यह था कि सभी मतदाता या वोटरों तक दोनों पार्टियों की पहुंच रही और दोनों कहीं न कहीं से लाभान्वित हुए, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ। तो वो आखिरी तक खुल के ये नहीं बोल रहे थे कि वो आखिर गए तो गए किसके पक्ष में। ग्रामीण मतदाताओं की स्थिति में ये बता रहा हूँ। शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, इसको लेकर के संशय है लोगों में कि शहरी क्षेत्र में
शायद हो सकता है कि जो मध्यम वर्गीय भाजपा के मतदाता हैं वो कम निकले होंगे। तो ये बहुत असमंजस भरा है। अगर आप सभी सर्वे रिपोर्ट को 2 दिन में देखे होंगे तो ये लगा कि सभी ने कोई चीज एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया। जैसे उत्तर सरगुजा में कांग्रेस को भी सी वोटर बता रही कि 9-4 या 9-6 और 8-6 या 9-5 आएंगे हम एक एक करके आएंगे सरगुजा, बस्तर और मध्य छत्तीसगढ़ को लेकर। एक ओवरऑल व्यू, आप ये मानते हैं कि इसी के करीब रहेगा परिणाम, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये देखिए यहाँ के छत्तीसगढ़ के वोटर हैं, ये माना जाता है कि वो लगभग अगर तीसरी ताकतें ना हो तो कांग्रेस को फायदा मिलती है। मुझे भी ये लग रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। विरोध और एंटी इनकम्बेंसी के कारण हो सकता है कि कांग्रेस को इस बार फिर से लाभ मिले और 50 से 55 सीट तक उसको आना चाहिए। हम लोग का सभी की ये मानना है। ठीक है, 50 से 55 का आंकड़ा ज्यादातर लोग मान रहे हैं और पोल ऑफ पोल में जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं 42 से 53 तक के आंकड़े कांग्रेस को मिल रहे हैं। उसी से सुधीर जी भी सहमत नजर आ रहे हैं। मुरारी जी की ओर चलते हैं। मुरारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, आवाज खटखट के आ रही। मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। आपका क्या आकलन है संक्षिप्त में? पहले ओवरऑल आप बता दीजिए, फिर हम अलग क्षेत्रवार चर्चा करेंगे इस पर। देखिए मोहन जी, 2018 के एग्जिट पोल को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक भी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के मामले में खरा नहीं उतरा। बिल्कुल। सिर्फ एक एक्सिस माई इंडिया था जो 60 सीट बता रहा था कांग्रेस को, लेकिन वो बीजेपी को जितनी है उससे डबल सीट बता रहा था। 26 सीट बता रहा था एक्सिस माई इंडिया। और 3 पोल जो थे आपके टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी, ये 2 तो भाजपा की सरकार ही बना रहे थे और 2 जो सर्वे थे वो एग्जिट पोल थे वो करीब करीब भाजपा को करीब करीब आगे ही बता रहे थे। तो कुल मिला के अगर आप एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के मामले में पिछला एग्जिट पोल तो पूरी तरह से फेल ही रहा। और अभी भी मोहन जी, ये एग्जिट पोल वाले ये नहीं बताते कि 90 सीटों में कितने सीटों में ये जाकर एग्जिट पोल किए। नहीं, उनके आंकड़े आए हैं जी। उनका ये कहना है कि सभी सीटों में गए, लेकिन सैंपल किसी के 16,000 हैं, किसी के 20,000 हैं, किसी के 25,000 हैं। इन लोगों से इन्होंने बात की है। देखिए यहीं पे यहाँ पे भी एक प्रश्न उठता है मोहन जी एग्जिट पोल का। क्या आप एक विधानसभा में जो अलग अलग ब्लॉक होते हैं, अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग मुद्दे होते हैं, और एक विधानसभा में जिले भी क्षेत्र अलग अलग जिलों में भी बटे हुए हैं, तो उस क्षेत्र के जिले के हिसाब से भी मुद्दे अलग हो जाते हैं। इतना कंफ्यूजन है छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल। अभी भी आप देखिए, आज जो कल जो एग्जिट पोल आया है उसमें ये टीवी वाले पता नहीं कैसे एग्जिट पोल करते हैं। 10 सीट, 11 सीट, 12 सीट का वेरिएशन रखे हैं। ऐसा कोई एग्जिट पोल करता है क्या? भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ऐसा इतने बड़े बड़े चैनल है, आपके पास इतने बड़े बड़े संसाधन है, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, 35 से 45, 35 से 47, अरे इनको तो 1-2 सीटों के वेरिएशन पे ही बात करना चाहिए। जब आपके पास पूरी टीम है, आप वोट देके जो निकले आप उनसे पूछ रहे हैं, भाई ये तो ओपिनियन जैसी बात हो गई। ओपिनियन पोल में समझ में आता है कि आप वेरिएशन दे रहे हैं, जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि जनता किसको वोट देगी और किसको वोट नहीं देगी। लेकिन एग्जिट पोल में इतना वेरिएशन देना, ये हमारे जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आता। और ये तो पूरी तरह से राजनीति का माया जाल है। ये जो एग्जिट पोल है 2018 को भी देख लो और अभी का भी जो कल जो आया, इसमें मैं तो इतना बिल्कुल दावे के साथ कहूंगा कि ये माया जाल है। और उसमें भी देखिए कल के एग्जिट पोल में तीन जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी को 46 सीट तक पहुंचा रहे हैं। 46 मतलब आप बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, भले वो अधिकतम है, मैं अभी मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं, वो अधिकतम ही बोल रहे हैं कि अधिकतम सीट है वो 3 सर्वे एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बना रहे हैं। मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल पिछले बार की तरह इस बार भी लगता है कि सटीक नहीं हो पाएगा। आप मान के चलिए, ये पिछली बार भी जबरदस्त फेल हुए थे पूरे के पूरे लोग, और इस बार भी इनका जो आकलन है और भी प्रदेशों का आप देखो, कई एग्जिट पोल राजस्थान में सरकार बना रहे हैं बीजेपी का और बाकी सरकार नहीं बना रहे हैं। इतना विरोधाभास है एग्जिट पोल करने वालों में। अब जब जनता वोट दे के निकल रही है मोहन जी, फिर ये क्यों गड़बड़ हो रहा है? फिर सभी एक दूसरे के विरोधाभास क्यों है?
ये एक बड़ा प्रश्न एग्जिट पोल करने वालों पे, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मेरे को तो यही लगता है। ठीक है, चलिए संशय कर रहे हैं मुरारी जी, आंकड़े से सहमत नहीं है लगता है। अनिरुद्ध दुबे जी, धरातल में भी इन्होंने देखा है, मतदान केंद्रों में भी लोगों से इन्होंने बात की है, इनसे समझ लेते हैं क्या इनका आकलन आ रहा है। दुबे जी, दो हमारे विशेषज्ञ में एक तो सहमत हैं आंकड़ों से, दूसरे सहमत नहीं हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए मोहन जी, ये मेरे ख्याल से 5वां चुनाव होगा जी, है ना। 3 में हुआ, 8 में हुआ, फिर 13 में हुआ, 18 में हुआ, ये 5वां चुनाव है। और जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूँ 8, 13, 18 में जो है चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाती थी, पूर्वानुमान हो पाता था। 3 का जो है चुनाव पूर्वानुमान बहुत मुश्किल गया था। और अभी भी जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब देखिए क्या है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो 18 के चुनाव में सीटों में बड़ा भारी अंतर था। मतलब बहुत विस्फोटक तरीके से 68 सीट लेके कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 15 पे थी। तो मतलब एक जो है एक बहुत मजबूत पार्टी हो चुकी थी कांग्रेस, उसके सामने जो है एक संघर्षरत पार्टी खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी इस चुनाव में जो है मतलब है कि बड़ा अंतर्द्वंद में रहा आदमी जो आकलन कर रहा था। मतलब क्या हो सकता है, ये हो सकता है, कोई 60 के ऊपर आंकड़े दे रहा है, तो कोई 55 दे रहा है, तो कोई 53 दे रहा है, तो कोई 50 से 53 के बीच। और ये अपने अपने आकलन थे राजनीतिक पार्टियों का। जहां तक के जो मैं कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनका मानना है कि 58 से 60 सीट लेके सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी बातचीत होती थी, जिम्मेदार लोगों से, तो सरकार तो बोले बन रही है, चाहे कैसे भी बने, कैसे भी बने। मतलब है कि बॉर्डर लाइन भी हो सकता है और कई कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं मोहन जी, बिल्कुल कुछ प्रयोग भी हो सकते हैं। अब बात आ रही है जो है एजेंसियों की एग्जिट पोल की, तो आपका भी अपना आकलन रहा होगा। मैं भी ये नहीं पूछूंगा कि आपका क्या था, मेरा अपना था। तो मेरा अपना आकलन, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं जो है 50 से मैं 55 के बीच में पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 55 के बीच किसी पार्टी की सरकार बनेगी। अब मुद्दा एग्जिट पोल का है, तो लोगों की तरह मेरे को लगता है कि अधिकांश एजेंसियां भ्रमित नजर आई। बिल्कुल, कोई बोलता है दे रहे हैं कि 50 से 60, 50 से 60, फिर इधर कोई दे रहा है कि 40 से 50, 35 से 45। अरे भैया 10-10 सीट का अंतर आप दर्शा दे रहे हो, तो ये आपने क्या वहां पे मतलब सर्वे किया और क्या आपने पता लगाया? अरे बात तो तब होती कि जब 5-5 का अंतर करके भी बताते, उतना भी नहीं होना चाहिए। 3-4 में बताते, 55 से 60 बताते, 50 से 55 बताते, 45 से 50 बताते, 40 से 45 बताते। अब ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल यहाँ पे 10-10 सीटों का अंतर। इधर एक तरीके से जो कांग्रेस को जो है बहुत ऊपर बता रहे हैं, तो हमारे एक भाई जो कह रहे थे 45 सीटों का, 46 सीटों का, तो वो तो फिर सरकार बनाने वाली स्थिति हो गई। बिल्कुल। अरे आप स्पष्ट बताइए कि सरकार किसकी बन रही है, और आप अगर कहीं दम है तो ये बताइए कि कौन विपक्ष में बैठने वाला है। भले देखिए वो खरा उतरे ना उतरे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चाणक्य ने पूरे ताल ठोक के और जो दावे से जो आंकड़ा दिया, तो उसका कहीं कुछ लगता है कि कहीं कुछ मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, भले नतीजा चाहे जो हो। तो इस समय के जो सर्वे जो है बहुत मतलब है कि चेहरे पे मुस्कुराहट ला देने वाले रहे। मैं हंसी तो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और उससे अच्छा आकलन तो जो है हम और आप लोग यहाँ पे बैठ के कर पा रहे थे। जैसे सामान्यतः जो है मीडिया में जो है यही अभिव्यक्ति है कि 50 से 55 के बीच किसी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, चलिए, तो आंकड़ों को लेकर असमंजस्य जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं अब हम उसको छत्तीसगढ़ को 3 बड़े भागों में बांटकर चर्चा में ले आते हैं। सबसे पहले उत्तर छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा का संभाग, जहां पर 14 सीटें हैं। एग्जिट पोल के औसत आंकड़े जो हमें प्राप्त हुए हैं 5 एग्जिट पोल को जोड़ने के बाद, तो ये आंकड़े आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को 5 से 9 सीट दिखाया जा रहा है और कांग्रेस को भी 5 से 9 सीट दिखाया जा रहा है, यानी 50-50 का मामला है। ऐसे में सरगुजा को लेकर क्या आकलन है? एग्जिट पोल कितना सही हो सकता है? 9 सीट भी मिल सकती है और 5 सीट भी मिल सकती है। सुधीर जी, पहले शुरू करेंगे आपसे। हाँ, मैंने इस चीज को पहले ही कहा कि हम अगर उत्तर छत्तीसगढ़ को या दूसरे जगह के पोल को देखें, बहुत असमंजस की स्थिति है। अभी तक के जो दौर चल रहा था, चुनाव का दौर, हम लोग पिछले दौर में भी मुरारी लाल जी भी थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे इस चीज को कि काफी कसमकस भरा चुनाव रहा है। दूसरी चीज ये रही कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो महिला वोटरों पे काफी कुछ डिपेंड है। महिला वोटर अभी तक साइलेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंसी, अगर हम लोग उनसे बातचीत करके नहीं निकलवा
करवा पाए, मैदानी स्तर पे जो लगातार जुड़े हुए हैं, या हमारे संवाददाता जुड़े हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जुड़े हैं, वो लोग भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि महिलाएं आखिर किसको वोट दी है। दोनों राजनीतिक दल के लोगों से बात होती है तो दोनों लोगों को ये कहना है कि महिलाएं आखिर किस ओर वोट दी हैं ये अभी तक तय नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। लगभग बराबरी की आधी आबादी जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग बराबरी के वोटर है, और 80 से 82% तक का उनका भी मतदान रहा है, और कहीं कहीं तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। बोलते भी कम है, वाचाल भी कम रहते हैं, बोलते भी कम है। सरगुजा की जहां तक कि 9-6 या 8-6 या 9-5 ये जो आकलन कांग्रेस और भाजपा को लेकर दे रहे, ये बहुत बिना तर्क का, ये अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। ये जो दिया गया है, या तो भाजपा पाएगी 9-5 या कांग्रेस पाएगी, दोनों हाथ में लड्डू रख लिए इन्होंने। एग्जैक्ट पोल में लगभग ये सी वोटर्स का ही ज्यादा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर जीत होगी कांग्रेस की तो कांग्रेस 8 से 9 सीट पाएगी, हर किसी को अनुमान है, मगर भाजपा 8 से 9 सीट नहीं पाएगी। अगर भाजपा करेगी तो क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि सरगुजा, जशपुर और कोरिया संभाग के ये प्रो भाजपा इलाके हैं। अगर उनके वोटर लौट रहे हैं तो भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, मतलब कांग्रेस को 2 या 3 या 4 सीटों पे संतोष करना पड़ सकता है अगर कोई ऐसी विपरीत लहर है तो। मगर ऐसे सामान्य परिस्थिति में, अगर जो चुनाव, जिस परिस्थिति में भी चुनाव है, अगर वोटिंग का ट्रेंड नहीं बदला तो कांग्रेस 8 से 9 सीटें पा सकती हैं। ये दोनों चीजें सहमत है, मगर जो दोनों ने इस आधार पे कोई तार्किक चीज नहीं रखी है कि कांग्रेस कैसे 9 से 5 पाएगी या भाजपा कैसे 9 से 5 आएगी। मैं ये कह सकता हूं कि सरगुजा के ज्यादातर इलाके जो प्रो कांग्रेस हैं या कांग्रेस के गढ़ हैं, वहां पे अगर संघर्ष की स्थिति है तो बाकी जो भाजपा के पुराने गढ़ रहे या जब भाजपा के वोटर जहां ज्यादा रहे, वहां निश्चित रूप से भाजपा बेनिफिट में रहेगी। अगर हम ये बोलते हैं कि अमरजीत कैबिनेट मंत्री सीतापुर से हार रहे हैं या लुंड्रा से कांग्रेस हार रही है, या तो ये बड़ा बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे सरगुजा के लिहाज से। तो मुझे तो लगता है कि ये जो एग्जिट पोल में दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू रखे गए गलत है। अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस को अगर सीटें मिलती है तो 8 से 9 सीटें मिलेंगी। अगर भाजपा को होती है तो उसको क्लीन स्वीप की स्थिति मिल सकती है। कांग्रेस को 2-3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। जी ठीक है। तो पांडे जी का आकलन तो पहले भी हम सरगुजा को लेके सुन चुके थे, उसमें भी ये बात थी कि भाई एक तरफ ही होगा फैसला, जिसके तरफ जनता जाना चाहेगी एक साथ जाएगी और एक क्लीन स्वीप जैसी स्थिति दिखाई देगी। लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया एग्जिट पोल में और मिलीजुली सीट जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुरारी जी, आपका क्या आकलन है? हो सकता है भाई 50-50 वाला भी मामला होता है कई बार, सरगुजा में अलग और जसपुर में अलग सीटें, कोरिया में अलग सीटें मिले, ऐसा सोच के कुछ आकलन किया हो कंपनी ने? देखिए मोहन जी, मैं सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उलटफेर वाला अगर एरिया मानता हूँ तो वो सरगुजा का एरिया मैं मानता हूँ। और ये एग्जिट पोल का जो परीक्षा है, अग्नि परीक्षा इनका तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था कि जसपुर अलग वोट किया, सरगुजा जिला अलग वोट किया, कि कोरिया जिला अलग वोट किया। 2018 में एक पूरा सरगुजा संभाग तो एक जैसा वोट किया। 14 की 14 सीट कांग्रेस की झोली में आके गिरी है। मैं आज आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में अपनी मैं बेबाक राय रखता हूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बहुत बुरी संकट में फंसे हैं। और मैं तो आपको बता चुका हूं कि अमरजीत भगत के लिए ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और शायद आजादी के बाद पहली बार सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उसी तरह से आपका खुद अंबिकापुर सीट में टीएस बाबा बहुत बुरी तरह फंसे हुए। ठीक है, जीत जाएंगे अलग बात है, लेकिन पिछला चुनाव 40,000 वोट से जीते। आप देखिए, अब अगर वो 5-7 हजार वोट से जीतते हैं तो अब इसको कितनी बड़ी जीत मानेंगे, ये तो बाद में तय होगा, बाद में आकलन होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कमबैक कर रही है। और सरगुजा में ये जो एग्जिट पोल आया है, बराबर दोनों को दे रहे हैं 5 से 9, इसमें भी 4-4 सीट का वेरिएशन। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मोहन जी, बात आप नोट कर लीजिए, 8 +-2 रहेगा बीजेपी को, 8 +-2 जी। मैं अपना आपको बता रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी 9 से 10 सीट भी आ सकती है और आधा सीट तो जीतेगी। ये मान के चलिए आप 7 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी इन 14 सीटों पे। आप 3 तारीख को आपके साथ मुलाकात होगी। लेकिन याद रखिए, ये सरगुजा संभाग में एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल होंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है मोहन जी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कारण बार बार बताना मेरे को उचित नहीं लगता। टीएस बाबा का अपना फैक्टर, अमरजीत भगत और टीएस बाबा के बीच में अदावत होना, बृहस्पति सिंह का खुलेआम लड़ाई लड़ना, चिंतामणि जी का बाहर जाना, और मैं एक सीट भरतपुर सोनाट में ट्रायंगल फाइट मानता हूँ। यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, त्रिकोणीय मुकाबला है। ठीक है, चलिए मुरारी जी का आकलन भी हमने सुन लिया। अनिरुद्ध जी क्या सोचते हैं? सरगुजा काफी महत्वपूर्ण 14 सीटें एक तरफा कांग्रेस के साथ थी, इस बार 50-50 का आंकड़ा दिया है एग्जिट पोलों ने। देखिए, सरगुजा 14 में 14 सीट वास्तव में 2018 में जो है कांग्रेस के पक्ष में जो रहा परिणाम, चौंकाने वाला परिणाम था। और फिर आप ये बस्तर भी देखिए, क्योंकि सरगुजा आदिवासी बहुल है तो बस्तर भी आदिवासी बहुल है, वहां पे भी 12 में से 11 सीट जो है कांग्रेस जीत कर आई थी 2018 में। बाद में उपचुनाव हुआ तो दंतेवाड़ा भी जीत ली, तो मतलब 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास थी और 14 की 14 जो है सरगुजा की कांग्रेस के पास थी। लेकिन मोहन जी, इस बार जो है ऐसा करिश्मा जो है कांग्रेस के पक्ष में होता नहीं दिखेगा। निश्चित रूप से सरगुजा और बस्तर में कांग्रेस की सीटें जो है घटती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रश्न यह है कि मोहन जी, जैसा कहा जाता रहा है कि सत्ता की चाबी जो है बस्तर और सरगुजा से निकल कर आती है, तो क्या इस बार भी सत्ता की चाबी जो है बस्तर और सरगुजा से निकल कर आएगी या फिर इस बार जो है करिश्मा शहरी क्षेत्रों में होगा, मैदानी इलाकों में होगा? और जो भी होगा, मैं जहां तक के समझ पा रहा हूं कि बहुत चौंकाने वाला होगा, क्योंकि आज हम लोग रायपुर संभाग में बैठे हैं, आप और हम यहाँ पे इतना उलझाव है कि हर लोगों के अलग अलग दावे हैं। रायपुर की चारों सीट को ले लें तो उसमें जो बड़ा उलझाव है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत आकलन है, रायपुर में जो है 2 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में हो सकती है, अनुमान है, और 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकती है। लेकिन और भी बात करें तो वहां पे कोई मतलब ताल ठोक के कोई कह सकने वाला नहीं है कि अभनपुर का क्या हुआ, कुरुद का क्या होगा, जहां अजय चंद्राकर जी जैसे कद्दावर नेता हैं, कुरुद का क्या होगा। फिर यहाँ हम धरसीवा की जो बात करें, वहां पे जो है छाया वर्मा जी जो राज्यसभा सदस्य रही, और अनुज शर्मा जो है नए जो है भारतीय जनता पार्टी में है, वहां आमने सामने है, वहां का क्या होगा। आरंग में जो है कांग्रेस की जो है स्थिति वहां पे जो है कुछ मजबूत हो सकती है शिव कुमार डहरिया जी की। जी आएंगे मध्य क्षेत्र में अपन आएंगे। सरगुजा की भी बात हम पूरी कर ली है, लेकिन हमारे तीनों विशेषज्ञों का जो विश्लेषण है उसमें सरगुजा को लेकर जो 50-50 जैसे आंकड़े हैं उस पर सहमति नहीं दिख रही है, और इसीलिए हो सकता है इसमें बीजेपी को थोड़ा गेन हो जाए तो उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ये सरगुजा उत्तर छत्तीसगढ़ को हमने चर्चा में ले लिया, एग्जिट पोल के आंकड़ों को कसौटी में कसने की कोशिश की। अब मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, और मध्य क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो मैदान है जहां पर भूपेश बघेल की पूरी बिसात बिछी हुई थी, जहां पर कांग्रेस का पूरा नरवा गुरवा बारी का जो कल्ट है वो बना हुआ था। यहाँ पर सरकार थी, यहाँ पर जाति का फैक्टर था, यहाँ पर ओबीसी वर्ग के लीडर की बात थी, यहाँ पर सीटें थी 64। तो इन 64 सीटों में क्या हुआ है एग्जिट पोल में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, एक औसत हमने जो निकाला है उसके मुताबिक करीब सीटें 28 के आसपास बीजेपी को दिखा रहा है और 35 के आसपास कांग्रेस को। अधिकतम और न्यूनतम सीटों को अगर हम औसत में लें तो इस तरीके की सीटें दिख रही हैं, और ये भी बीजेपी के लिए अच्छी बात होगी क्योंकि मैदानी इलाकों में सीट मिलती दिख रही है। क्या ओपिनियन है? पहले पांडे जी का ओपिनियन ले लेते हैं, फिर पांडे जी को अगर जाना होगा तो उन्हें हम विदा भी कर देंगे। पांडे जी, आपका मध्य क्षेत्र को लेकर क्या ओपिनियन है? मध्य क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव अच्छा रहा। पिछले 2018 के भी लहर में अगर हम बिलासपुर संभाग को देखें, बिलासपुर जिले को देखें तो भाजपा वहां पे प्रभावी रही थी और कांग्रेस को वहां पे सबसे कम सीटें मिली थी। रायपुर क्षेत्र में भी देखें तो भाजपा अपनी जो मजबूत सीटें थी उसको बचाने में सफल रही थी। मध्य छत्तीसगढ़ में ये मान के चलिए कि इस बार चुनाव बहुत टसल वाला है। वहां पे जोगी कांग्रेस और बसपा की उपस्थिति पहले के मुकाबले बहुत कमजोर है। बिल्कुल। और उनके वोट का समीकरण किधर जाएगा इस पे डिपेंड करता है, चाहे वो रायपुर संभाग की बात हो चाहे बिलासपुर संभाग की बात हो। लगभग 22 से 23 ऐसी सीटें हैं जिन पे इन दलों का काफी प्रभाव रहा है और एक विधानसभा में इनके 25 से 30 हजार के वोट रहे हैं और कहीं कहीं उससे ज्यादा रहे हैं।
7 से 9 सीटें आई थी पिछले बार बसपा से, तो इनके ऊपर काफी कुछ डिपेंड है कि इनके वोटर किधर स्वेप करते हैं। दूसरी ओर से मैं फिर से कहूंगा कि महिलाओं वोटर पे मध्य क्षेत्र भी डिपेंड है। मध्य क्षेत्र में वोटरों को काफी लोक लुभावन जो प्रभावित की है कर्ज माफी के बाद, तो वो दोनों की योजनाएं प्रभावी रही। कांग्रेस की योजना सतह में आने में थोड़ा समय लगा, भाजपा ने उसको बहुत आक्रामक ढंग से महतारी योजना को महिलाओं तक पहुंचाया, कॉल सेंटर वगैरह बना करके। तो गांव में तीसरी चीज है छत्तीसगढ़ अस्मिता का, तो ये सवाल हटा हुआ था इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में मैं 2 फैक्टर देखता हूं मध्य क्षेत्र में, कि जो तीसरी पार्टियां थी वो अपने क्षेत्र से हटी हैं और उनके वोटों का बंटवारा अधिकांश सीटों पर, लगभग 20 से 22 सीटों पर इनके वोटों का बंटवारा कांग्रेस और भाजपा में हो रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये दोनों जोगी कांग्रेस के ज्यादातर वोट एसटी वोट हो सकता है कि कांग्रेस को जाए ज्यादातर वोट, मगर ये अभी तक तय नहीं हो पाया है कि वोट गए किधर हैं जोगी कांग्रेस के प्रभाव होने पर। दूसरा प्रभाव ये हुआ है कि महिला वोटर कहाँ है, ये भी साइलेंट है। किसी भी एग्जैक्ट पोल में अभी तक ये नहीं बताया गया है कि महिला वोटर किस तरीके से मतदान कर रही थी, कहाँ मतदान कर रही थी। और कई बूथों, कई विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले 1 से 2% वो उत्साहित थी। तो किस लिए उत्साहित थी? वो सिर्फ इसलिए तो उत्साहित नहीं थी कि छत्तीसगढ़ मतलब जो योजनाएं हैं 15,000 दोनों पार्टियां दे रही थी योजनाएं, पार्टियों जी दोनों पार्टियों ये तो मध्य छत्तीसगढ़ जैसे रायपुर जैसे क्षेत्र में जो बड़े बड़े दिग्गज थे भाजपा के, वो फंसे हुए चुनाव में नजर आ रहे हैं। पहले जो कांग्रेस के दिग्गज जो जोगी कांग्रेस की उपस्थिति के कारण या सतनाम सेना की उपस्थिति के कारण या बसपा की उपस्थिति के कारण फंसे हुए नजर आते थे, वहां पे हालात बदले हैं। अगर बिलासपुर संभाग में भाजपा को अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखने के लिए चुनौती होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां कई सीटें हार रहे हैं भाजपा, या टक्कर में हार नहीं रहे हैं, कहेंगे टक्कर में आ गई हैं अचानक। वहां पे जो सीटें इजी जीती जाती थी, करीब करीब बिलासपुर संभाग की 4 से 5 सीटें ऐसी थी जिसको प्रो भाजपा माना जाता था। लगभग यही हालत रायपुर संभाग की अधिकांश भाजपा की प्रभावशाली सीटों में। एज आप बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे? इस मध्य क्षेत्र में आप किसको देख रहे हैं? मध्य क्षेत्र में मुझे लगता है बिलासपुर संभाग में तो निश्चित रूप से कांग्रेस को थोड़ी जो भी बढ़त मिलेगी, कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, 1 सीट 2 सीट का जो भी गेन हो। रायपुर क्षेत्र में अगर रायपुर शहर में भी कोई गेन होता है तो कांग्रेस का गेन होगा, क्योंकि भाजपा का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है ये। और कांग्रेस दुर्ग में खास तौर पर चाल लेती है, यही उसकी उपलब्धि है। जी दुर्ग तो उपलब्धि कांग्रेस अपनी सीटें नहीं, ये स्थिति, दोनों स्थितियां देखने को नहीं मिल, दोनों संघर्ष में भाजपा की भी उन जो प्रभावशाली सीटें हैं, बृजमोहन अग्रवाल जैसी सीटें हैं या वो फंसी हुई हैं, अगर तो आप ये मान के चलिए कांग्रेस का प्रभाव है वहां पे। अगर ग्राम शहरी क्षेत्रों में भाजपा जहाँ पे प्रभावी रहती है वहां पे कांग्रेस टक्कर की स्थिति में आ रही है, तो कांग्रेस गेन कर रही है। और यदि भाजपा अपनी सीटें बचा ले रही है बिलासपुर और इसमें, तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बराबरी का स्थिति बनेगी वो। बिल्कुल। तो ये जो 64 सीटें जहां पर पिछली बार कांग्रेस को बढ़त थी, वहां पर उसके हाथ से कुछ सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सुधीर पांडे जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उन्होंने समय दिया, तो उनका धन्यवाद अब करते हुए आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे। और अब मुरारी जी से भी टिप्पणी ले लेते हैं। चलिए हम हमारे साथ बस्तर की चर्चा के लिए वाजपेयी जी जुड़ जाएंगे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए मुरारी जी, आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं मध्य क्षेत्र को लेकर? 64 सीटें काफी अहम, यहाँ बढ़त यानी सरकार बनी, क्या देखते हैं? देखिए मोहन जी, पिछले 2018 चुनाव में 7 सीटें अन्य को मिली थी, जिसमें जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी थी। आज की स्थिति में मैं फिर से जोगी कांग्रेस को 3 सीटों पे मैं फाइट में देखता हूं, बहुजन समाज पार्टी को भी मैं 3 सीटों में फाइट में देखता हूं, और 1 सीट पाली-तानाखार कोरबा जिला की, वहां पे मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फाइट में देखता हूं। 7 सीटें मैं फिर से अन्य जो तीसरी पार्टियां हैं उनको मैं लड़ाई में देखता हूं। लेकिन आप एक चीज आश्चर्यजनक बात इसको समझेंगे मोहन जी, कि
रायगढ़ में चारों सीट कांग्रेस जीती थी, यहाँ पे कांग्रेस लूज करेगी कम से कम 1 या 2 सीट। कोरबा में चारों सीट कांग्रेस थी, यहाँ पे भी कांग्रेस 1-2 सीट लूज करेगी। सारंगढ़ की दोनों सीट भले कांग्रेस आज बढ़त में दिखती हो, लेकिन शक्ति जिला और जांजगीर जिला यहाँ पे भी आप मान के चलिए कांग्रेस बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े फाइट में। कई सीटों पे तो वो तीसरे नंबर की लड़ाई में लड़ रही है। अब बिलासपुर के आसपास जो स्थिति थी, गोरला पेंड्रा मरवाही में, सिर्फ मरवाही में वो फाइट में, आपका कोटा में मेरे को लगता है कि वहां पे बीजेपी जोगी कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। लोरमी में अरुण साहू जी लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे जोगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। बेलतरा बीजेपी लगता है रिटेन कर लेगी। आपका लोरमी जो बीजेपी नहीं जीती थी, जोगी कांग्रेस जीती थी, वो सीट बीजेपी जीत जाएगी। तखतपुर बीजेपी जीत जाएगी जो कांग्रेस की सीट थी। बहुत ज्यादा मैदानी इलाकों में इस बिलासपुर के एरिया में कांग्रेस को मैं नुकसान होते देख रहा हूँ। 35 सीटें दे रही है एग्जिट पोल, करीब 35, अधिकतम 35, 32 से 35 दे रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्या बोले आप? मध्य क्षेत्र में 64 सीटों में करीब 35 सीट तक तो कांग्रेस पा रही है, ऐसा बता रहा है एग्जिट पोल। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मोहन जी, ये एग्जिट पोल इतने वेरिएशन लेके बात कर रहे हैं और इतने भ्रम की स्थिति में डाले, सब एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है सब एग्जिट पोल। मैं आपको वही मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो 2018 में नुकसान हुआ था, वो नुकसान की भरपाई होगी और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से गेन करके निकलेगी इन 64 सीटों में। और मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, जिला वाइज बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि राजनांदगांव में 1 सीट थी। अगर कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़ को आप जोड़ दो तो यहाँ पे 3-4 सीट भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बेमेतरा में बीजेपी शून्य थी, बेमेतरा में शून्य थी, लगभग 2 सीटों में बढ़त है। बालोद जिला में बीजेपी शून्य थी, अब मान के चलिए 2 सीटों में बढ़त है। दुर्ग जिला में भारतीय जनता पार्टी तो 28 सीट दे भी रहे हैं, 28 सीट तक तो पा लेगी बीजेपी 64 में। नहीं, 28 सीट पा लेगी। बाकी कांग्रेस को कितना बता रहे हैं? 31 से 35, मतलब बराबर की लड़ाई बता रहे हैं ना। हाँ, 31 से 35 उनकी और 28 से 32 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी का। नहीं, ये मेरे को उल्टा होगा लग रहा है। जी चलिए, ये मेरे आकलन में, क्योंकि धमतरी भी जीत रही है बीजेपी 1 सीट ज्यादा, महासमुंद भी 2 सीट जीत रही है, बलौदा बाजार की 3 सीट में भी भारतीय जनता पार्टी और आपका पुराना जो जिला सब मिला के मेरे को लगता है कि यहाँ पे 1-2 सीट का बढ़ा बीजेपी को ज्यादा होगा, कांग्रेस को नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए अब अनिरुद्ध जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र, पूरा विश्लेषण इसी पर केंद्रित है, यहाँ बढ़े यानी सरकार मिली, तो सरकार के लिए जो आप आंकड़ा 55 का बता रहे हैं, 51 से 55, उसके लिए मध्य क्षेत्र में लीड लेना होगा। कांग्रेस क्या इस एग्जिट पोल के आंकड़ों पर खड़ा उतर पाएगी क्या? मध्य क्षेत्र में आप किन किन संभागों को ले रहे हैं? सब ये मतलब ये दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग। रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। मोहन जी, अगर कहीं समग्र रूप से देखें तो कुछ बड़े चेहरे खतरे की लाइन पे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट बात बता रहा हूं। मैं बिलासपुर संभाग से जो है बात करना चाहूंगा। ये बहुत रोचक दृश्य है कि बिलासपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं। दुर्ग संभाग की तरफ देखो तो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं। रायपुर संभाग की तरफ देखो तो मिले जुले चेहरे हैं। हम आए बिलासपुर संभाग की तरफ, पहले शुरू वहां से करते हैं। अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, अरुण साहू जी, नारायण चंदेल जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, इतने सब जो है बिलासपुर संभाग से चुनावी मैदान पे है। अब देखने की बात यह रहेगी कि इसमें कौन कितना बाजी मार सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी जो प्रतिष्ठा बची हुई थी पिछले चुनाव में, तो बिलासपुर संभाग के कारण बची हुई थी। अब इस बार कैसा क्या रहेगा, हवा का रुख कैसा रहेगा, क्योंकि लोग मान के चल रहे हैं कि 5 संभागों में परिणाम नहीं रहेंगे, कहीं के बदलेंगे, कहीं इधर होंगे। अब हम आते हैं दुर्ग संभाग की बात करें तो भूपेश बघेल जी, रविंद्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, अनिला भेड़िया जी, रुद्र गुरु जी, ये सब जो है आप देखें तो पूरे दुर्ग संभाग में केवल डॉक्टर रमन सिंह जी जो है वो राजनांदगांव से हैं, तो वो एक चेहरा जो है वहां पे बड़े हैं। लेकिन उसमें मैं समझ पा रहा हूं
कि कुछ सीटों पे जो कांग्रेस के लिए बड़ा संघर्ष है। साझा की बात करें हम रविंद्र चौबे जी की सीट की, तो वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां पे एक दांव जो खेला, ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की और साहू मतदाताओं को पूरा ध्यान में रखते हुए, तो उससे रविंद्र चौबे जी की चुनौतियां बढ़ गई। साझा की हम बात करें, अब हम जो बात करें यहाँ पे रायपुर संभाग की बात करें, तो रायपुर संभाग में देखिए तो यहाँ पे जो है मिला जुला, मैंने कहा बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, पूर्व मंत्री राजेश मुणत जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर इधर शिव डहरिया जी, पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू जी, ये कांग्रेस की तरफ से। तो अब रायपुर की 4 सीटें होती है मोहन जी, तो ऐसा लगता है कि 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 2 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि पिछले चुनाव में जो है 3 सीट कांग्रेस की तरफ थी और 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी। तो इस तरीके के जो फेरबदल होते नजर आ रहे हैं वो सब संभागों में दिख रहे हैं, मतलब वहां तो बहुत व्यापक हो रहा है बस्तर में और सरगुजा में, लेकिन इन 3 संभागों में भी जो है कोई चीजें, तस्वीर बदलेगी। और कई बड़े चेहरे, में इसलिए नाम गिनाया कि कई बड़े चेहरों में जो कुछ चेहरे मतलब जो अभी जो है खतरे की सीमा की तरफ है। आंकड़ों में वेरिएशन रहेगा, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं बदलेंगे कि वही रहेंगे 28, 35? मेरे तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में मोहन जी बहुत भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ तो बहुत जो है इस परिणाम जो है चौंकाने वाले होंगे जी। और खुद मतलब एक कोई बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, एक जो है विशेषज्ञ जो है जब 2 लोगों के बीच बातचीत चलती है तो कुछ दावा करता है, फिर उसके बाद वही दूसरा जो खड़ा है वो कुछ दावा करता है, तीसरा जो वो सुनता रहता है वो भ्रमित हो जाता है। अभी की स्थिति छत्तीसगढ़ की यही है मोहन जी। बिल्कुल, चलिए यही है, हम भ्रमित नहीं रहना चाहते और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अब बस्तर से जुड़े हुए हैं राजेंद्र वाजपेयी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ की यानी बस्तर संभाग की 12 सीटें, एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें बीजेपी को 3 से 7 और भाजपा के बाद कांग्रेस को 5 से 9 सीटें दे दी है। ऐसे में जो पोल आया है उसके हिसाब से तो एज जो है वो कांग्रेस को मिला हुआ है, 9 सीटें के करीब जीत सकती है, लेकिन बीजेपी को भी यहाँ सीटें मिली हैं। वाजपेयी जी, आपका क्या आकलन है? आप वहीं के रहने वाले हैं, कितना एग्जिट पोल सही निकल सकता है वहां को लेकर? देखिए, एग्जिट पोल में जो सर्वे होते हैं वो एक रुझान और अनुमान होता है, तो रुझान और अनुमान जो होता है वो सच्चाई से बहुत परे होता है। फिर भी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को अपन कम करके नहीं आ सकते हैं, मगर ये जरूर है कि इस बार जो 2018 का जो चुनाव था उसमें भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला था। 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 12वीं सीट जो उपचुनाव हुआ था वो भी कांग्रेस की झोली में चली गई थी। मगर इस बार की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। हालांकि बीजेपी का कोई बड़ा नेता जो है इस समय कोई चेहरा बनकर नहीं उभर कर आया है सिवाय मोदी के, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको बीजेपी कैश भी नहीं करा पाई। चुनाव के 2 महीने पहले तक तो एक तरफा कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी मैदान में उतरी है और बस्तर में काफी कड़ा मुकाबला इनके बीच दिखाई दे रहा है। जहां तक अंतागढ़, नारायणपुर और कांकेर, इसके बाद कोंडागांव, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन इलाकों में बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में नजर आ रही है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जहां तक मतदाताओं का सवाल है तो इस बार मतदाताओं ने बाहर निकलकर काफी मात्रा में वोट दिया है, लेकिन इस पर भी एक जो शंका जाहिर होती है वो ये है कि सुकमा जिला और बीजापुर जिला दोनों पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके हैं और धुर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, लेकिन सुकमा में काफी ज्यादा मात्रा में मतदान हुआ है, वहीं बीजापुर में कम हुआ है। तो ये एक सोचने योग्य बात है कि दोनों एक ही इलाके हैं और दोनों में नक्सलवाद का काफी प्रभाव है। बावजूद इसके नक्सली की बहिष्कार चेतावनी के बाद भी सुकमा जिले में जो है वो, और जो कोंटा विधानसभा सीट है जहां से कवासी लखमा प्रत्याशी हैं और स्वयं मुका जो है वो बीजेपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस बार कवासी लखमा और दीपक बैद इन दोनों को चुनौती है और करीब करीब इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। चित्रकूट से भी दीपक बैद की स्थिति जो है काफी मुकाबले की मानी जा रही है। पहले जैसा माना जा रहा था कि वो वहां की सीट बहुत आराम से निकाल देंगे, लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही वो ये है कि यहाँ भी काफी कड़ा मुकाबला होगा। और एकमात्र सीट जो साफ नजर आ रही कांग्रेस के लिए वो है बस्तर की सीट, जिसमें लखेश्वर बघेल है। तो लखेश्वर बघेल
की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और साथ में जो गिडोला का यहाँ मंदिर है, वहां के प्रधान पुजारी है और इस मंदिर की साख वर्षों से दूर दूर तक के गांव में रही है, तो उसका एडवांटेज जो है सीधे सीधे लकेश्वर बघेल को मिलेगा। और हमारा यह अनुमान है, जो साफ साफ कुछ लोगों से चर्चा हुई और जिनसे बातचीत होने के बाद जो सब बात समझ में आ रही वो ये है कि कांग्रेस को 6 और बीजेपी को 6 हम ये मान के चल रहे हैं और इसमें 1-2 सीट की कमी बेसी बढ़ोतरी दोनों दलों के बीच हो सकती है। एक अन्य दल की जो बात की जा रही है कि बीजेपी में और कांग्रेस में यहाँ प्रमुख मुकाबला है, एक अन्य की जो बात की जा रही है तो वो अन्य मेरे हिसाब से कोंटा की सीट में मनीष कुंजाम हो सकते हैं। और इस तरीके से माना जा सकता है कि 2018 के चुनाव में जो परिणाम आए थे वो इस बार वैसी स्थिति यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। बीजेपी यहाँ गेन कर रही है, लेकिन ये आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट नहीं किया गया, न ही चुनाव में किसी की बहुत ज्यादा भागीदारी रही। केवल मोदी और अमित शाह यहाँ पर आए और उन्होंने ये सब कुछ किया। तो बीजेपी के लोग साइलेंट होने के बावजूद भी अचानक से बीजेपी का जो है वो नाम सामने उछल कर आया है और ये स्थिति आज ये बनी है कि दोनों को लेकर आधी आधी सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। ये एक सीट जो बता रहे हैं वो जीत रहे हैं कि नहीं, कोंटा वाली एक सीट एग्जिट पोल बता रहा है। देखिए, एग्जिट पोल में मनीष कुंजाम के साथ में जो ये हुआ है कि उनको सीपीआई का सिंबल नहीं मिला है, उनको फ्रिज सिंबल मिला है और जो अंदरूनी इलाके के लोग हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके में रहते हैं उनको फ्रिज क्या चीज है यही नहीं मालूम है। लेकिन अगर शायद सीपीआई का सिंबल मनीष कुंजाम को मिला होता तो जो ये अन्य सीट बताई जा रही है वो निश्चित रूप से मनीष कुंजाम के खाते में जा सकती थी, क्योंकि कवासी लखमा से काफी लोग नाराज हैं, ग्रामीण इलाके के, उनका काफी वहां विरोध भी है और वो किस तरीके से अपनी सीट को बचा पाएंगे, क्योंकि 5 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। विपरीत सफर बस्तर में सिफर से शुरू किया था, उसको अंकों में तब्दील करने के लिए वो काफी प्रयासरत रही है और ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि हो। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों का हमने विश्लेषण कर लिया, हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया अनिरुद्ध, और ये विश्लेषण आपके काम आएंगे। लेकिन 3 तारीख को हम फिर से बैठेंगे तो और अच्छे से चर्चा इस पर हो जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।